स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। AIR न्यूज़ एनालिसिस के इस पार्ट में आज मैं गुजरात चुनाव से शुरुआत करना चाहूँगा। आप जानते हो, भारत के चुनाव आयोग ने गुजरात में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उनके लिए सूचना जारी कर दी है। अब देखते हैं इस न्यूज़ पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब तक आज की डेट तक हम क्या ध्यान रखें, आने वाले समय में हम क्या नज़र रखें, उसी पर बात करेंगे। जैसे जैसे ये चुनाव प्रक्रिया आगे चलती जाएगी, मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप न्यूज़पेपर के टच में रहते हैं तो आप भारत में जो चुनाव प्रणाली है उसको एक प्रैक्टिकल तरीके से समझ सकते हो। उसी की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। चुनाव आयोग गुजरात में विधानसभा के चुनाव कराएगा। यही है न्यूज़। विधानसभा के चुनाव करवाएगा चुनाव आयोग। अब आप देखिए, इसमें आपको आज की डेट में क्या बात ध्यान रखनी है। आपको यह ध्यान रखना है कि गुजरात में विधानसभा की सीटें कितनी है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो सीटें हैं 182। ध्यान रखना, जब भी चुनाव हुए हैं या जिनमें चुनाव होने वाले होते हैं राज्य के संबंध में, वहां की विधानसभा सीटें अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप जो एग्जाम होते हैं उसमें यदि विधानसभा सीट पूछी जाती है तो आप कभी गौर करोगे कि उस राज्य की विधानसभा सीट जरूर पूछी जाती है जिसके चुनाव होने वाले होते हैं या हो चुके होते हैं। उस संबंध में एक बार दिल्ली में चुनाव हुए थे तो दिल्ली की विधानसभा सीटें पूछी गई थी। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की डेट में आपको ये सीट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि गुजरात की विधानसभा में सीटें कितनी हैं। 182। अब बात करूंगा मैं चुनाव आयोग की। देखिए, चुनाव आयोग है, बहुत बड़ा चैप्टर होता है। ऑनलाइन ऑफलाइन हम इसको बड़ा विस्तार के साथ करते हैं। यदि मैं संवैधानिक दृष्टि से देखूं तो आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख है। 324 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है कि भारत में जो चुनावी प्रक्रिया है उसका प्रबंधन में प्रशासन करता है, ये चुनाव आयोग करता है। हालांकि जो स्थानीय निकायों के लिए जो चुनाव होते हैं उनके लिए राज्य में अलग से चुनाव आयोग होता है। ये पहले एक सदस्य ही था, एक सदस्य ही होता था, फिर इसको 3 सदस्य कर दिया गया था। यदि मैं कहूं इसकी स्थापना की बात, तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसी कारण से ये जो 25 जनवरी है इसको मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है इस दिन। इसके अलावा यदि मैं कहूं कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कई बार पूछा जाता है ये थे सुकुमार सेन। एक प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त का भी नाम हमारे सामने आता है, वो भी एक बार IB के एग्जाम में पूछा गया था। तो एक छोटा सा स्टार डाल के लिख दीजिए, प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। ये थी श्रीमती VS रमा देवी। हालांकि ये कार्यवाहक थी, लेकिन फिर भी IB के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। यदि मैं चुनाव आयोग की वर्तमान स्थिति को देखूं
तो इसमें 3 सदस्य होते हैं। जिसमें एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 जो होते हैं इनकी सहायता के लिए, इनको कहते हैं चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर। चुनाव आयुक्त। अब ये 3 कौन कौन है, इन पर गौर करना है आपने। जैसे यदि मैं मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करूं तो राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है। और अनूप चंद्र पांडे ये 2 चुनाव आयुक्तों में से एक है। अनूप चंद्र पांडे ये जो है अभी वैकेंट है, ये सीट वैकेंट है। तो मैंने चुनाव आयोग के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको बताई है। गुजरात में आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस स्थिति को देखते हुए, अब देखिए यदि मैं गुजरात के बारे में बात करूं तो आप जानते हो इसकी जो राजधानी है गांधीनगर है। मैं गांधीनगर पर बात करने नहीं जा रहा, मैं बात करने जा रहा हूं अहमदाबाद पर। अहमदाबाद पर ये हाल फिलहाल अभी चर्चा में भी है और इस पर काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगले पेज पर मैं बात करूंगा, एक बार आप इसे नोट करें। आइए अब हम अहमदाबाद की बात करेंगे, कैसे क्वेश्चन देता है ये हमें। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल होने वाला यह है भारत का पहला शहर है। एक लाइन लिख दीजिए, पहला शहर जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया। पहला है ये। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, यहां पर इला भट्ट का जन्म हुआ था। इला भट्ट का जन्म हुआ था और ये जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1933 में अहमदाबाद के अंदर। इला भट्ट। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि इला भट्ट जो है इसका निधन हो गया है। इसका निधन हुआ है 2 नवंबर 2022 को। और ये जो इला भट्ट है ये एक सोशल एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता है। ये कई सम्मान इन्हें मिले हैं, रेमन मैग्सेसे से इन्हें मिला है, इसके अलावा पद्म विभूषण से ये सम्मानित हुई है। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिनको कई सम्मान मिले हैं, जैसे पद्म विभूषण इन्हें मिला हुआ है, इसके अलावा रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है, फिलीपींस का अवार्ड होता है ये। इसके अलावा राइट लाइवलीहुड पुरस्कार मिला हुआ है। कई सम्मान इन्हें मिले हुए हैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। और एक ये सेवा की संस्थापक है, सेवा, फाउंडर ऑफ सेवा। अभी आपके दिमाग में चलना चाहिए कि सेवा क्या होता है। नाम से ही पता लग जाएगा आपको। सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड
वुमेन एसोसिएशन। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड महिलाएं हैं उनके लिए काम करने वाली संस्था है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1972 में, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी और इला भट्ट के द्वारा ये स्थापना की गई थी। और इसका जो हेड ऑफिस है वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद के बारे में हम बात कर चुके हैं। ये 2-3 बातें आपने ध्यान में रखनी है इला भट्ट के संबंध में। हालांकि जो जिसके व्यक्तित्व का निधन होता है उसका क्षेत्र इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमें उसके आसपास की बातों को भी ध्यान में रखना होता है। तो सेवा यहां इंपॉर्टेंट शब्द है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड आप जानते ही हो, ये फिलीपींस का पुरस्कार है। फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उनकी स्मृति में यह दिया जाता है। पद्म विभूषण आप जानते ही हो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पहला जो है ये भारत रत्न होता है। मैंने अभी कहा निधन के संबंध में क्षेत्र इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से 1 सितंबर में निधन हुआ था, काफी महत्वपूर्ण है, बीबी लाल, वो इतिहासकार रहे हैं। एक बार आप इसे नोट करें। हल्की सी जानकारी आपको मैं बीबी लाल के बारे में देना चाहूंगा। इनका निधन हो गया सितंबर 2022 में और ये झांसी यूपी से संबंधित थे। जैसे इला भट्ट गुजरात से संबंधित थे वैसे। इनके क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो ये इतिहासकार थे। इतिहासकार राजस्थान से यदि मैं इनको जोड़ूं तो कालीबंगा नामक जो स्थान है खुदाई की थी इन्होंने। बीबी लाल, बीके थापर, जेबी जोशी, इनके साथ मिलकर इन्होंने की थी। और ये जो खुदाई इन्होंने की थी 61-62 में बीके थापर, जेबी जोशी के साथ मिलकर की थी इन्होंने कालीबंगा सभ्यता की। आप जानते हो कालीबंगा सभ्यता जो है ये राजस्थान में है। और यहां पर क्या है, जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। जूते हुए खेत के प्रमाण, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। अकेला राजस्थान की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंडिया लेवल पर भी इंपॉर्टेंट है। जूते हुए खेत के संबंध में यदि मैं आपसे बात करूं तो विश्व में उत्खनन से प्राप्त होने वाले एकमात्र खेत है, ये एकमात्र खेत है विश्व में जो कि प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा ये जो खेत है ये ग्रीड पैटर्न पर आधारित है, ग्रीड प्रणाली पर आधारित है। ग्रीड प्रणाली क्या होती है, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यहां पर क्या होता है, इस तरीके से नॉर्थ से साउथ तक लाइनें बनाई जाती हैं जो कि पूर्व और पश्चिम को ऐसे काटती हैं। तो ग्रिड को हिंदी में जाल कहते हैं, तो जाल जैसी संरचना बन जाती है। इस कंसेप्ट में कहा गया ग्रिड पैटर्न पर आधारित है ये।
और ये जो जुते हुए खेत के प्रमाण है, यहां पर एक बात और है कि एक साथ दो फसल उगाए जाने के प्रमाण मिले हैं। एक साथ दो फसल उगाए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो जुते हुए खेत को बिल्कुल नजरअंदाज मत कर देना आप। इसके अलावा ये जो कालीबंगा सभ्यता है, हनुमानगढ़ में है, राजस्थान में, ये घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी जो है ये सरस्वती नदी का अवशेष है। ये जो सरस्वती नदी है उसका अवशेष है ये। और सरस्वती नदी जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता की, आप कह सकते हो कि दूसरी सबसे पवित्र नदी है उस समय की। सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी सबसे पवित्र नदी, दूसरी सबसे पवित्र नदी है। तो पहली कौन सी है? पहली है सिंधु नदी, पहली सिंधु नदी है। तो हमने इस तरीके से कालीबंगा सभ्यता को पढ़ा। अपने आप में ये महत्वपूर्ण है, हालांकि कुछ वो बातें मैंने बताई है जो एग्जाम में आ चुकी है। और एक चीज और बता देता हूं, इसका जो उत्खनन किया गया था, या आप ऐसे कीजिए, इस पे ये शब्द इस्तेमाल करो, खोज। इसकी खोज 1952 में की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। हालांकि एएन घोष से काम चल जाएगा आपका। एएन घोष के द्वारा की गई थी घग्गर नदी के किनारे। इस पे तो एक चीज और भी पूछी जाती है, ये जो कालीबंगा है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है काली चूड़ियां। काली चूड़ियां। एक बात और है, आप सोच रहे होंगे सर तो एक के पीछे लगे, लेकिन मैं क्या करूं, ये एग्जाम में बहुत आता है, बहुत आता है। ये जी करता है हर चीज आपको बताऊं जो एग्जाम में आ चुकी है, लेकिन समय की अपनी एक सीमा होती है, उसको ध्यान में रखना होता है। हालांकि ऑनलाइन ऑफलाइन इसको काफी विस्तार दिया जाता है। कल ही शायद इसको कंप्लीट करवाया है शाम वाले बैच के अंदर। तो कालीबंगा सभ्यता है, इसके बारे में एक बात और ध्यान रखना है। आजादी के बाद खोजा जाने वाला भारत का पहला स्थल, दूसरा जो है रोपड़ है। रोपड़ ये पंजाब में पड़ता है। आजादी के बाद खोजा जाने वाला पहला स्थल है ये, और दूसरा रोपड़ है जो पंजाब में पड़ता है। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज हमने जनरल जीके को ज्यादा किया है क्योंकि रिक्वायरमेंट यही थी। इसको मैंने काफी तरीके से जोड़कर आपको बताया। अहमदाबाद, इलाहाबाद, गुजरात चुनाव, इसी तरीके से इसको हमने पढ़ना होता है। तो आप इसको अपने रजिस्टर में अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लें, और जहां भी ऑनलाइन ऑफलाइन के जो स्टूडेंट हैं, जहां मैंने इसके बारे में आपको बताया है, वहां कोई नई बात है तो उसको अपडेट कर लें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।